Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we have a very controversial, interesting topic, which is Gyanvapi Mosque case. Okay, we have seen that there is a recent judgment from one of the courts in Mathura. Okay, so what is this Gyanvapi case all about? इसके पीछे डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, इसके फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, और जो ये जुडिशरी के पास है तो वो सब किस विषय पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक इज ए रिलीजियस इन नेचर, बट हेयर आवर इंटेंशन इज नॉट टू डिस्कस रिलीजन. आवर इंटेंशन इज नॉट टू प्रूव हु इज रॉन्ग, हु इज राइट. Our intention is not to justify whether it should go to the Hindu side or the Muslim side. Okay, our intention is not to justify the acts of past historical figures. Our intention is to find out the crux of the factual matter of this particular event. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम नॉन बायस्ड तरीके से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें. दूसरी बात ये है कि इतिहास में चाहे आप कितने भी अलग अलग किस्म के किंग क्वींस की बात करें, एवरी वन, ओके, दे हैव थ्रू आउट देयर रूल दे हैव इन्वेडेड टेम्पल्स और चर्चेस और मॉस्क्स, क्योंकि ये सारे वो जगह होते थे जहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट पर्ल्स, इम्पॉर्टेंट आपका रिसोर्सेज, पैसा, धन संपत्ति, ये सब होता था. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इन्वेजन्स, attacks by anyone, okay, from a political power position, they used to do it for financial gain. तो ये सारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एज ए स्टूडेंट, एज एन इन्फॉर्म्ड पर्सन आपको जानना पड़ेगा, ठीक है. हर वक्त उसमें रिलीजियस एंगल था कि नहीं, इसको तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट सदियों पहले हो चुका है, 400-500 साल पहले हो चुका है. सो विथ दैट केवियट इन माइंड, लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. आई एम नजरुल इस्लाम, वेलकमिंग यू टू टुडेज सेशन. तो अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी है. इन्होंने क्या किया है, लगभग 55 स्टोन स्कल्पचर को सर्वे किया है, इसको वेरीफाई किया है, इसको क्या किया आपका मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया है कि इस स्टोन स्कल्पचर के थ्रू क्या समझ में आती है, ठीक है. तो ये इसमें बहुत सारे आइडल्स था जो हिंदू डिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ था. तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनका रिपोर्ट ये बताते हैं कि ऐसा लगता है, इट एपियर्स, ठीक है. क्या है ये, मतलब ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, ये क्या है, एपियर्स. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहे हैं कि इट एपियर्स दैट देयर हैव बीन, मतलब ये जो मॉस्क है, ज्ञानवापी मॉस्क जो है, इसको बनाने से पहले इसके यहाँ पर कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, ठीक है. और ये औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में, इन 17th सेंचुरी, दिस मॉस्क वॉज बिल्ट बाय डिस्ट्रॉइंग एन अर्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्लियर स्ट्रक्चर. पहले वहाँ पर कोई एक मोनूमेंट टाइप मौजूद होता था, जिसको ब्रेक करके औरंगजेब ने इसके ऊपर क्या बनाया, आपका एक मस्जिद बनाया है. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, ठीक है. इट इज़ नॉट कॉन्क्लूसिव, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्वे दैट दे डिड, ठीक है. तो इसका कुछ हाइलाइट्स है. पहली बात तो ये है कि सबसे पहले इनको क्या मिला है, ब्रोकन आइडल्स, जो टूटा फूटा जो मूर्तियाँ हैं, ठीक है, आइडल्स मिला है. तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में सबसे जो पुराना धर्मों की अगर हम बात करें, बौद्ध धर्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, ये सारे काफ़ी पुराने धर्म हैं, ठीक है. आप कहीं पर भी चले जाएंगे ना, आपको ज़्यादातर जगह पे ये तीनों रिलीजन के जो आपका अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, आपको मिलेगा, ठीक है. सो जब ये वेरीफाई किया गया तो यहाँ पर कुछ ब्रोकन आइडल्स मिला, मूर्तियाँ मिला, जो आपके हिंदू डेटीज़ के साथ, हिंदू जो आपका देवी देवताएँ हैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, जैसे हनुमान जी का, गणेश जी, ठीक है, नंदी जी, ठीक है. इस तरह की जो आपका रिलीजियस फिगर है, उनका आइडल्स यहाँ पर मिला है कॉम्प्लेक्स के में, ये जो मस्जिद के प्रांगण हैं वहाँ पर, ठीक है. बहुत सारे स्कल्पचर्स भी पाया गया है, ठीक है, जो आपकी ऑब्वियसली डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 500 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं.
तो उसमें शिवलिंग पाया गया है, विष्णु, गणेश, कृष्ण, इन तमाम जो आपका वो है आपका गॉड्स हैं, इनके अवशेष मिली हैं, ठीक है, टूटे फूटे अवस्था में। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या मिला है, योनिपट्टा एंड शिवलिंग, ठीक है। आपको पता होगा कि सेवरल योनिपट्टस, योनिपट्टा क्या होता है, जो आपका शिवलिंग का जो बेस होता है ना, उसको योनिपट्टा बोलते हैं, ठीक है। ये भी डिस्कवर किया गया था। और शिवलिंग विथ इट्स बॉटम पार्ट मिसिंग वॉज ऑल्सो फाउंड, एक ऐसा शिवलिंग मिला है जिसका उसका बॉटम पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। तो ये सारे चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग्स के थ्रू ये हमारे सामने आया है, ये कोर्ट के सामने पेश किया गया है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन इंस्क्रिप्शंस मिला है कई सारे, लगभग 32 इंस्क्रिप्शंस मिला है इस प्रांगण में, ठीक है। ये जो आपका जो मॉस्क की जो आपका पेरिफेरी है वहाँ पर लगभग 32 इंस्क्रिप्शंस मिला है। उसमें देवनागरी है, ग्रंथा है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और ये सारे क्या है, ये सारे आपका एंशियंट क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, एंशियंट क्लासिकल स्क्रिप्ट्स हैं। और ये सारे स्क्रिप्ट्स दर्शाता है कि यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए प्रिवेलेंस ऑफ सम नॉन इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये तो तय होता है, ठीक है। There are in fact inscriptions on the stone of a pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction. तो ये ASI की बात है। ये देखिए, ये सारे जो शब्द ये मेरा नहीं है, ठीक है। जो 3 Idiots में बोलते हैं ना, ये बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द मेरा है, तो ठीक उसी तरह से बोल मैं रहा हूँ, लेकिन ये सारे फाइंडिंग्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये जब मस्जिद बनाया गया, ये मॉस्क जब बनाया गया, तो उस मॉस्क की जगह पे कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर था, उसको गिरा के, ठीक है, ऐसा लगता है उसको गिरा के यहाँ पर मस्जिद बनाया गया। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहे हैं। डिस्ट्रॉय किया गया, और जो उनकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन तमाम पार्ट्स को रीयूज़ किया गया। आप मान लीजिए आज कोई एक आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, 2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि पहला मंजिल अच्छे से बन गया, दूसरे मंजिले पे जो आपका ईंट वगैरह है वो आपने डाल दिया, उसके बाद लगा कि नहीं इसमें स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, तो वो सारे उसको तोड़ के जो ईंटें हैं उसका फिर से दोबारा आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा होता है। तो ठीक उसी तरह से ASI बोलते हैं कि जो पहला स्ट्रक्चर था उसके जो आपका अवशेष हैं उसको रीयूज़ किया गया है नए स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये आप देख सकते हैं। अगर स्वस्तिक की बात करें, स्वस्तिक एंड ट्राइडेंट मार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सो कई सारे वो मिला गया, मतलब कुछ मार्क्स मिला है, जिसमें से एक ये है स्वस्तिका है, दूसरा क्या है आपका ट्राइडेंट है। स्वस्तिका क्या है आपका पूरे अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, सबसे पुराना जो आपका वो है मतलब सिंबल है, हर एक सिविलाइजेशन में पाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्वस्तिक कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाए, स्वस्तिक, इस तरह से होता है, ठीक है। इसको आप नाजीज़म के जो आपका वो था, नाजी लोगों का जो वो था, उससे कन्फ्यूज मत करिए, नाजी लोगों का इस तरह से होता है, ठीक है। उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है और स्वस्तिक क्लॉकवाइज होता है, ये याद रखिएगा। तो स्वस्तिक यहाँ पर पाया गया, और त्रिशूल पाया गया। त्रिशूल क्या होता है, आप जानते हैं, त्रिशूल ऐसा होता है, ठीक है। त्रिशूल ऐसा होता है, ठीक है। तो त्रिशूल भी पाया गया है, जो आपकी त्रिशूल काफ़ी जो शिव का जो भक्त हैं, जो शक्ता के जो भक्त हैं, उन लोगों में ये जो आपका त्रिशूल है, इसकी जो प्रचलन है, इसकी जो पॉपुलैरिटी, इट इज़ सो मच देयर। इसके अलावा कॉइन्स एंड सैंडस्टोन स्लैब विथ पर्शियन इंस्क्रिप्शन, सम कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड विच हैव पर्शियन लैंग्वेज, बिकॉज मुगल कोड की अगर हम बात करें, कैन यू टेल मी what was the official language of Mughal administration? Can you tell me? Undoubtedly, you should be able to say that it was Persian language, okay? So Persian language used to be the official language of Mughal administration. So there have been some findings with respect to coins and मतलब कुछ सैंडस्टोन मिला है जहाँ पर पर्शियन में लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप 1965 का फ़ोटो है, ये 2024 का फ़ोटो है, ये आपका ओवरऑल जो आपका वो है ज्ञानवापी मॉस्क है, उसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इन पर्शियन on stone slabs were found providing an account of the demolition of the temple during the reign of Mughal
एम्पायर औरंगजेब। तो बोलते हैं कि औरंगजेब के टाइम में ये जो आपका यहाँ पर विश्वेश्वरा टेम्पल इसका नाम था, इस टेम्पल को तोड़ के ये बनाया गया है ऐसा लगता है। ठीक है, ये सारे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग कब की बात करें, 1669 की बात करें। ठीक है, मतलब हम लोग कितने साल पहले की बात करें, 1769, 1869, 1969, मतलब 350 साल पहले की हम लोग बात करें। ठीक है, मोर देन 370 ईयर्स पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए जो फाइंडिंग्स है ये सब 100% ऑथेंटिक तरीके से हम लोग नहीं बोल सकते। दिस आर जस्ट हमारे फाइंडिंग्स है और साइंटिफिक तरीके से इसको अचीव किया गया है। सो साइंस को आज के डेट में हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है इसको देखते हैं। ये एक बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, जो भी आपका आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, पुरानी चीज़ों के जो आपका पुराने जो आपका स्ट्रक्चर है, पुरानी जो आपका मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसका स्टडी करना, उसको रिस्टोर करना, उसके मतलब उसके बारे में जो आपका सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारे काम जो हम लोग क्या देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, सो ये इसकी जो पावर है, ये SIQ का पावर कहाँ से मिलता है। देयर इज़ अ एक्ट कॉल्ड एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। वो ये अमसर एक्ट जो है इसके तहत जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इट एडमिनिस्ट्रेट्स मोर देन 3650 एंशियंट मोनूमेंट्स। कितने मोनूमेंट्स के देखते हैं, इतने सारे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट्स, फिर रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। उसका देखभाल करना, उसकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। ठीक है, उसमें अगर कोई नया फाइंडिंग्स आया है तो वो लोगों के समक्ष पब्लिश करना है। ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की काम है। ठीक है, अगर इनकी एक्टिविटीज़ की बात करें, ये क्या करते हैं, सर्वे करवाते हैं किसकी, एंटीक्वारियम रिमेन्स, एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, फिर जो आपका प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे अभी रॉयल एनस्लेम ऑफ होयसाला आपने सुना होगा, 2023 में वो मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। फिर शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो ये सारे जो बॉडीज़ हैं, इनको आपका क्या करना है, इसको मेंटेन करना, इनको कंजर्व करना, ये सारे काम क्या करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसको फाउंड किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था ये 1861 में। ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पहला जो आपका डायरेक्टर जनरल था वो अलेक्जेंडर कनिंघम खुद थे। ठीक है, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, इसकी जो आपका डेटा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड अपनाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इट वॉज द ASI हैज़ कंडक्टेड ए डिटेल्ड नॉन इन्वेजिव सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी टू डिटरमाइन इफ द मॉस्क वॉज बिल्ट एटॉप ए टेम्पल। तो इनका मेन इनके सामने क्वेश्चन था कि क्या ये जो मॉस्क है वो मॉस्क एक टेम्पल के ऊपर बनाया गया है या नहीं। ठीक है, ये इनके सामने सवाल था। नॉन इन्वेजिव मेथड क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरटेकिंग इनसाइड ए बिल्ट स्ट्रक्चर एंड नो एक्सकवेशन इज परमिटेड। मतलब कि अब वहाँ पर क्या है, एक मॉस्क है। ठीक है, ऐसे में अगर उस मॉस्क के अंदर कोई सर्वे कंडक्ट करवाना हो तो वो मॉस्क के अंदर वो खुदाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसको डेमोलिश नहीं करेंगे। नॉन इन्वेजिव, आप वहाँ पर सर्वे करें, स्टडी करें, उसके वजह से उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेथड अपनाया गया, पहली बात तो ये एक्टिव मेथड, फिर पैसिव मेथड, फिर आपका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडर और कार्बन डेटिंग। क्या है एक्टिव मेथड में क्या किया इन लोगों ने, दे इंजेक्ट एनर्जी इनटू द ग्राउंड एंड मेजर द रेस्पॉन्स। तो कुछ एनर्जी ये लोग ग्राउंड में इंजेक्ट करते हैं और उसका जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको वो करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, इस मेथड से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द ग्राउंड्स मटेरियल प्रॉपर्टीज। उस ग्राउंड में क्या क्या मटेरियल है, ठीक है, अलग अलग मटेरियल है नहीं है, उसका एक सही एक आइडिया देते हैं। ठीक है, जैसे आपका उसका डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, वेव वेलोसिटी क्या होगा, ये तमाम चीज़ें एनर्जी इंजेक्ट करने से आता है। उसके अलावा सिस्मिक टेक्निक होता है, क्या इसके थ्रू क्या किया जाता है, यूज शॉक वेव्स टू स्टडी सब सरफेस स्ट्रक्चर्स। मतलब कि ऊपर से आपका शॉक वेव इंजेक्ट किया जाएगा और अर्थ के अंदर
ठीक है, जो स्ट्रक्चर है और अलग अलग स्ट्रक्चर होगा तो अलग अलग वेव जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इसको किया जाता है आपका सिस्मिक टेक्निक के थ्रू। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड होता है, ये भी आपका एक्टिव मेथड में आता है। इट मेजर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस्पॉन्सेज आफ्टर एनर्जी इंजेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव मेथड की। अगर हम बात करें इतना डिटेल में अगर आप याद नहीं भी रखेंगे इट्स फाइन, बट एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। पैसिव मेथड की बात करें, मैग्नेटोमेट्री की हम बात करते हैं, इट डिटेक्ट मैग्नेटिक एनोमलीज कॉज्ड बाय बरीड स्ट्रक्चर्स। अगर ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें दफनाया हुआ हो देन व्हाट विल हैपन दैट इफ देयर इज एनी मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एन एनोमली। वहाँ पर क्या होगा, कुछ एरर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, इट विल नॉट बी स्टैटिक, ओके, देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस, डिस्क्रिपेंसी। सो ग्रेविटी सर्वेइंग की अगर हम बात करें, इट मेजर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएशंस ड्यू टू सबसर्फेस स्ट्रक्चर्स। तो ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे वेरी कर सकता है, ज़मीन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेस करके, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखा गया। फिर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक 3D मॉडल क्या किया है, दे ऐसा यूज्ड GPR टू प्रोड्यूस 3D मॉडल ऑफ ब्यूरीड आर्कियोलॉजिकल फीचर्स। तो जो आपका ज़मीन के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल फीचर्स वो कैसा है उसको बनाने के लिए एक 3D मॉडल बनाया है डिजिटली, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, GPR मॉडल की अगर हम बात करें, ये आपको पूछा जा सकता है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडर ये किसके साथ जुड़ा हुआ, आपको ये सवाल पूछ देंगे और आपको पूछेगा कि ये आपका एरोडायनामिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये एविएशन सेक्टर में जुड़ा हुआ है, ये आपका जो है नेचुरल कैलामिटी को ट्रैक करने के लिए होता है, या फिर ये मोनूमेंट को एक्सकेवेट करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए होता है, तो आपको जानना पड़ेगा। तो GPR क्या करें, कैसे ऑपरेट होता है, इट ऑपरेट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट रेडर इम्पल्स फ्रॉम ए सरफेस एंटीना एंड रिकॉर्ड्स टाइम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न सिग्नल्स फ्रॉम द सबसॉइल, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जो आपका ज़मीन के अंदर जो आपका मतलब कि सबसॉइल मतलब ज़मीन के अंदर से जो आपका सिग्नल आता है उसको क्या करते हैं आपका मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेडर बीम स्प्रेड्स लाइक ए कोन, ये क्या करता है, रेडर बीम जो होता है ये कोन की तरह स्प्रेड होता है, कॉजिंग रिफ्लेक्शंस बिफोर द एंटीना पासेस ओवर द ऑब्जेक्ट। तो ये तय करता है कि ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। कार्बन डेटिंग, ये C14 आपको याद रखना पड़ेगा। C14 से आपको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर पुराना आर्टिफैक्ट या फिर स्ट्रक्चर वो कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक पुराने मोन्यूमेंट का, उसका जो आपका एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसका सही एज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट करेक्ट एज आप तय कर सकते हैं। अगर 50 साल है तो हो सकता है मुश्किल से आपको 51 बता दे, इसका मतलब ये नहीं कि 50 की जगह 75 बता देगा, ठीक है। अगर 5000 साल पुराना है तो 5100 बता सकता है। तो मतलब एक करेक्ट आइडिया देते हैं C14 के थ्रू। तो ये इशू क्या है, देखिए ये तो हो गया एक मतलब फैक्चुअल चीज़ें हम बता रहे थे। तो इशू क्या है यहाँ पर, लोग ये मानते हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क 1669 में बनाया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा। कब, कैसे, एक टेम्पल था विश्वेश्वरा टेम्पल, उसको तोड़ के 1669 में औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद बनाया, ठीक है। इसका और एक एविडेंस आता है साकी मुस्तैद खान्स मुसर आलमगिरी, एक पर्शियन लैंग्वेज किताब है, ठीक है। इस किताब में भी इन्होंने बोला था कि औरंगजेब ने 1669 में क्या किया है, वहाँ पर जो मतलब गवर्नर था, ठीक है, अबुल हसन, उसको ऑर्डर किया कि इस टेम्पल को तोड़ो और वहाँ पर क्या करो आप मतलब मस्जिद बनाओ। ये साकी मुस्तैद खान का जो किताब है मासिर आलमगिरी, उसमें ये लिखा है, ठीक है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है ये बताते हैं कि अरबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन भी पाया गया है ये मॉस्क के अंदर। तो ये हो सकता है ये किस टाइम का मतलब कौन सा टाइम का है कि जब औरंगजेब लगभग 20 साल हो गया था पावर में आता है, उस टाइम के टाइम पीरियड का है, फ्रॉम 1676-77 इस टाइम पीरियड का ये पाया गया है, ठीक है। कार्बन डेटिंग के थ्रू C14 के थ्रू ये पाया जाता है। उसके अलावा एक अमेरिकन बहुत फेमस हिस्टोरियन है ऑड्रे ट्रस्के, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो औरंगजेब जो हैं वो विश्वनाथ टेम्पल या फिर विश्वेश्वरा टेम्पल को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाया था, ठीक है। उसके अलावा द टेम्पल हैड बीन बिल्ट ड्यूरिंग अकबर्स रेन बाय राजा मान सिंह, तो बोलते हैं कि अकबर के ज़माने में राजा मान सिंह ने इस टेम्पल को बनाया था। और जो औरंगजेब के टाइम में यही टेम्पल को तोड़ के ये मतलब इट इज़ बिलीव्ड दैट यही टेम्पल को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, लीगल बैटल छिड़ गया।
लीगल बैटल मतलब कि केस चला गया आपका कोर्ट में। सबसे पहली बार आपका क्या देखते हैं, ये जो केस है ये 1991 से चल रहा है, जब 3 लोग बोलते हैं कि हम जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल के क्या है, हम उत्तराधिकारी हैं, हम लोग क्या है, वी आर डिसेंडेंट ऑफ द प्रिस्ट्स, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो प्रिस्ट होते थे उनके हम लोग क्या है, वंशज हैं। वी आर दी लाइक डिसेंडेंट ऑफ दोज पीपल हु यूज्ड टू बी द प्रिस्ट ऑफ विश्वनाथ टेम्पल, एंड दैट इज़ वाई वी आर फाइलिंग अ सूट इन द सिविल जज ऑफ वाराणसी जो है वहाँ पर वो सूट फाइल करते हैं और बोलते हैं कि औरंगजेब ने लॉर्ड विश्वेश्वरा टेम्पल को तोड़ के वहाँ पर क्या किया था, मॉस्क बनाया था ऑन इट्स, सो दैट द लैंड शुड बी रिटर्न टू दम। तो बोलते हैं कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था, लेकिन ये ज़मीन जो है ये हमारा है, इसलिए ये ज़मीन हमें मिलना चाहिए। ये केस फाइल किया गया था 1991 में, ठीक है। तो 2021 में जो वाराणसी कोर्ट है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर और एक वो केस आया, 5 वुमेन फाइल्ड ए पिटिशन डिमांडिंग टू वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ माता श्रृंगार गौरी। तो बोलते हैं कि 5 औरतें भी इसी टेम्पल में जाते हैं और सॉरी इस कोर्ट में जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमें ये अधिकार दिया जाए कि जो आपका माता श्रृंगार गौरी हैं उस टेम्पल में हमें पूजा करने की राइट दिया जाए, ठीक है। तो वाराणसी कोर्ट ने क्या बोला, वाराणसी कोर्ट आस्क्ड द कमीशन टू गिव द सर्वे रिपोर्ट बाय वीडियोग्राफिंग द आइडल ऑफ माता श्रृंगार गौरी एंड ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, उनके जो सर्वे रिपोर्ट था उसको भी इनके लिए ज़रूरी था, तो वाराणसी कोर्ट इस रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। तो जो हिंदू साइड जो हैं, जो लोग टेम्पल के सपोर्ट में हैं, ठीक है, दे प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव मैप ऑफ द ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स एज एविडेंस इन कोर्ट। और ये मैप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हिंदू डीटी टेम्पल्स हैं ये मॉस्क के दरवाजे में ही अवस्थित था, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलोंग विथ लैंडमार्क सच एज द विश्वेश्वरा टेम्पल, ज्ञानकूप और मुक्ति मंडप, द प्रोमिनेंट नंदी स्टैचू, व्यास फैमिली बेसमेंट। तो ये तमाम तरीके की एविडेंस जो है हिंदू साइड जो है कोर्ट के सामने पेश करते हैं, ठीक है। मुस्लिम साइड ये बोलते हैं कि नो डिसीजन कैन बी गिवन ऑन द डिस्प्यूट अंडर द पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो 1991 में एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो ये जो पुरानी जो आपका स्ट्रक्चर है इसके ऊपर वाराणसी कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। तो इस एक्ट के जो आपका सेक्शन 3 है ये क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देख लीजिएगा। इट इज़ प्रोहिबिटेड टू कन्वर्ट ए प्लेस ऑफ वर्शिप into a place of worship of a different religious denomination or a different class of the same religious denomination। कि बोलते हैं कि जो इनका जो सेक्शन 3 है ये बोलते हैं कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए एक्स फॉर्म में है उसका बाद में चेंज नहीं कर सकते वाई फॉर्म में फॉर अनदर रिलीजन, ठीक है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बताया जाता है। तो ये अभी भी जुडिशरी के सामने है, तो अभी हम लोग बस ये एक्ट को देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन क्या होता है कि देखिए सेक्शन 3 हमने बता दिया कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बोलते हैं आज़ादी से लेकर हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी सारे आपका रिलीजियस स्ट्रक्चर हमारे सामने था वो जैसा था वैसा ही रहेगा एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद उस टाइम डिस्प्यूट में था। तो इन्होंने इसमें बोला गया था कि बाकी सारे जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो जैसा का वैसा ही रहेगा, उसको अब दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 के तहत बताया जाता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ये आता है सेक्शन 4 सब क्लॉज 1। इसमें क्या बोलते हैं दैट द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ ए प्लेसेस ऑफ वर्शिप रिमेन्स द सेम एज इट वाज ऑन द 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 में एक रिलीजियस कैरेक्टर अगर वो हिंदू लोगों का था तो वो हमेशा हिंदू का ही रहेगा, अगर मुसलमानों का था वो हमेशा मुसलमानों का ही रहेगा, अगर वो जैन रिलीजियस प्लेस था वो अनंत काल तक वो जैन रिलीजियस प्लेस ही रहेगा। ये सेक्शन 4 क्लॉज 1 बताते हैं। उसके अलावा आपका आता है सेक्शन 4 क्लॉज 2। ये क्या बोलते हैं, इट डिक्लेयर्स दैट any ongoing legal proceedings concerning the conversion of a places of worship's religious character before 15th August 1947 will be terminated and no new cases can be initiated। बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 से पहले कोई केस दर्ज किया गया था कि एक रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है उसको दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो वो सारे केस खत्म हो जाएगा क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका है। आज हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक नई सुबह की
ओर बढ़ रहे हैं तो हम पुराने चीज़ों को भूलना चाहते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्शंस टू द एक्ट, सेक्शन 5 की अगर हम बात करें, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। क्या बोला था ये जो जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 5 है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, archaeological sites and remains covered by the ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958। तो ये जो एक्ट है इसके तहत जो आपका पुराने जो आपका मोनूमेंट्स है उसको डिस्कवर जो किया गया है, या फिर कोई आपका हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो सारे जो आपका प्लेसेस हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स दैट केसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटल्ड और रिजॉल्व्ड एंड डिस्प्यूट्स दैट हैव बीन रिजॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो सारे समस्याएं समाधान हो चुका है, जो सारे समस्याएं लोग आपस में मिल के समाधान ले लिए हैं, वो सारे केस भी इसके बाहर रहते हैं। फिर द एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ वर्शिप नोन एज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। तो उस टाइम पे बाबरी मस्जिद का भी एक डिस्प्यूट था, 1992 में इसको तोड़ा गया। फिर अभी हाल ही में आपने देखा कि जो राम मंदिर शुरू हुआ यहाँ पे, तो बोलते हैं कि ये डिस्प्यूट चल रहा था, तो बोल रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें बाहर रहेगा, बाकी सारे जो आपका रिलीजियस कैरेक्टर है जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। द पेनल्टीज क्या होगा, ये यहाँ पर पेनल्टी बताते हैं कि स्पेसिफाइज पेनल्टीज इंक्लूडिंग ए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन्स फॉर वायलेटिंग द एक्ट। अगर कोई भी इस एक्ट को वायलेट करते हैं तो उनको मैक्सिमम 3 साल का सज़ा हो सकता है, उनको फाइन भी देना पड़ सकता है, हो सकता है दोनों देना पड़े किसी केस में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग ज्ञानवापी केस के साथ जुड़ा हुआ जो ये इशू है इसके साथ हम लोग समझने की कोशिश किया, ठीक है। I hope this video was fruitful and engaging for you, and I am sure that you are not supposed to go anywhere after this video to gain any further information important for your examination with respect to this particular topic. So that shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.